Today we will discuss with you how to prepare ledger accounts in case of dissolution. As I have already discussed कि we prepare realization account in case of dissolution of partnership. बेटा बाकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो होती हैं जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है या डेथ है, उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, लेकिन डिसोल्यूशन के केस में हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर व्हाई डू वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? द लॉजिक बिहाइंड इज in order to calculate the profit or loss on realizing assets and payment of liabilities, कि अगर फर्म डिसॉल्व होती है एसेट्स को रियलाइज करने पे और लाइबिलिटीज की पेमेंट करने में जो नेट बैलेंस प्रॉफिट या लॉस आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट की बेटा जो नेचर होती है दैट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट। अब जैसे मैंने आपके साथ जर्नल एंट्रीज में डिस्कस करा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और हम लोग सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अब आपसे मान लो एग्जामिनर पूछता है कि कैश एंड बैंक को हम क्यों ट्रांसफर नहीं करते? बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इन द रियलाइज्ड फॉर्म, इनको दोबारा रियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिक्टिशियस एसेट एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, fictitious assets are those assets which cannot be realized into cash, जिन assets को हम कैश में रियलाइज कर ही नहीं सकते हैं, why do we transfer it to realization account? तो जब हमने assets को ट्रांसफर करना है, याद रखना, ना तो कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफर करना है, ना ही fictitious assets को ट्रांसफर करना है, ना ही अगर कोई करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है इसको भी हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं करना। यहाँ जैसे लिखा था करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट की जगह अगर पार्टनर्स का कोई कैपिटल का डेबिट बैलेंस है उसको भी ट्रांसफर नहीं करना। उसके बाद सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है एक्सेप्ट कौन कौन सी? एक तो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना, करंट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना, कोई आपके अकाउमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं या पार्टनर का लोन है इसको भी ट्रांसफर नहीं करते। तो वैसे भी जर्नल एंट्री क्या होती है? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों लायबिलिटीज को डेबिट क्यों करते हैं? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? मेन रीजन ही ये है कि लायबिलिटीज को इसलिए हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटीज का बच्चे बैलेंस होता है क्रेडिट, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं। और एसेट्स को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। उसके बाद क्वेश्चन में अगर कहा गया है ओनली देन अ पर्टिकुलर एसेट विल बी रियलाइज्ड, कोई एसेट रियलाइज होती है बाय कैश और बैंक, और अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री बच्चे क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय, बिकॉज पार्टनर से पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने वाले ड्यू हैं वो आपका एसेट है और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, इसलिए एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक चीज याद रखना, अगर कोई एसेट क्रेडिटर लेके जाता है इसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन में और एसेट्स को भी ट्रांसफर कर देना, तो बच्चे कभी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री थोड़े ना बनती है। दैट इज व्हाई अगर कोई क्रेडिटर एसेट ले जाता है उसकी भी कोई एंट्री नहीं है। हाँ, अगर कोई डेटर आपके बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे कर रहा है, कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, इसकी भी आपने कोई एंट्री नहीं करनी। उसके बाद अगर आप लायबिलिटीज के बारे में चाहे क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें नहीं लिखा कि इस पर्टिकुलर लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, आपने उसकी पेमेंट करनी ही करनी है टू कैश और बैंक। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे कर रही है टू कैश और बैंक। अगर मान लो कोई कंसर्न कोई पार्टनर कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म तो टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर को डिसोल्यूशन के काम के लिए अपॉइंट किया है और उसको आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल, जो उसकी रेम्यूनरेशन की अमाउंट है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का टोटल कम आता है तो डिफरेंस के अमाउंट हमारा प्रॉफिट है। लेकिन अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है और क्रेडिट साइड कम आती है देन इट विल बी लॉस। अब आपके पास दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं आ सकती, यहाँ तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। उसके बाद एंड में हमने बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बेटा जो नेचर होती है पर्सनल नेचर अकाउंट है। जो आइटम्स ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करती हैं दीज विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, और जो रिड्यूस करती हैं उनको वो आएंगी डेबिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो एज पर बैलेंस शीट है, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है बाय रियलाइजेशन, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है बाय रियलाइजेशन, कोई अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं वो भी बाय साइड पे, रियलाइजेशन का लॉस है टू साइड पे, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है टू रियलाइजेशन, कोई अकोमोडेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ करने हैं मोस्ट अगर मान लो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो उसको हम बैलेंस कैरी डाउन तो लिख नहीं सकते बिकॉज द फर्म इज डिसॉल्व्ड, फर्म डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस। उस केस में हम क्या करते हैं, जितनी उनकी नेट अमाउंट ड्यू बनती है देने वाली उसको हम पे कर देते हैं टू कैश और बैंक। जरूरी नहीं होता हमेशा हमने अमाउंट पे ही करनी है, कई बार क्या होता है कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, उस केस में बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी बाय कैश और बैंक अकाउंट। और लास्ट में हमने कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। अगर हमारा कैश और बैंक अकाउंट आपस में टैली कर जाता है मींस उनकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आ जाता है, कोई बैलेंस नहीं बचता, इट मीन आवर आंसर इज करेक्ट। I think all of you are clear about it.